कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगगनमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में। हरिहर जी, आलोक श्रीवास्तव जी, वैद्य शशि तिवारी जी और अनुरिता साल्वे जी, अनुरिता साल्वे मैडम जी, इंडिया लिखा है उन्होंने। वाह, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वैद्य अरविंद पाठक जी अभी थोड़े अल्प समय के लिए उन्हें अभी आराम दिया गया। उनके पिताश्री की तबीयत कुछ नासाज चल रही है। तब तक संभाषा के सत्र को आप लोग बेहतरीन तरीके से संचालन कीजिए और इसमें अपने अपने केसेस डिस्कस कीजिए। जो लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी इसको देख रहे हैं वो अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। जो लोग हमारे आयुष दर्पण के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और हम जल्दी जल्दी से आप लोगों को होस्ट बना देते हैं और इस प्रकार से इस संभाषा को सफलतापूर्वक आप इसको सच बताइए। और इसमें अगर कोई केसेस भी अगर अच्छे आते हैं तो उनका कुछ निवारण करिए। जैसा कि मैंने बताया था कि कल या परसों एक रीनल फेलियर का केस मैं आपके समक्ष लाऊंगा, जो मेरा ही स्टाफ है और दोनों किडनी उसकी फेल है। उसके लिए भी कुछ बेहतर हम कर पाए तो बहुत अच्छा है। ये तिवारी जी बताइए, आज तो लोग अभी कम जुड़े हैं आई थिंक। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग और जुड़ जाएंगे। मैं जी कैसी हैं आप अनुप्रिता जी? भाई आवाज आलोक श्रीवास्तव जी महाराज कर लीजिए साहब, घर की आवाज आ रही है आपकी। जगीर सिंह जी, आप लोग अनम्यूट कर पा रहे होंगे आई थिंक। मैं कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ यहाँ पे। ये हमने अनुरिता जी को को होस्ट बना दिया, ये हमने शशि तिवारी जी को को होस्ट बना दिया। अभी और भी लोग जुड़ेंगे, फिर हम उम्मीद करते हैं कि आपकी संभाषा जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड उसका हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए। और इसमें कोई भी अगर एक्स्ट्रा पर्सन यहाँ एंट्री मारे तो आप उसे बेहिचक बिना बिना आप अनुमति के आप उसे बाहर का रास्ता दिखा दें। क्योंकि कई बार कुछ लोग जो है वो ऐसे एंटर कर सकते हैं कहीं से मीटिंग आईडी और पासवर्ड लेके, तो आप स्वतंत्र हैं उसको उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। हरीश बत्रा साहब भी आ गए हैं। चलिए हम आप लोगों के द्वारा आप संभाषा की शुरुआत कीजिए। हरीश बत्रा साहब, मुकेश जी, थोड़ा सा माहौल बन जाए, स्टार्टर देख के मैं चला जाता हूँ। अभी और जो लोग जुड़ जाएं तो और अच्छा रहेगा। आप सब जुड़िए 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 जो लोग। सर एक परमिशन ले लूं सर आपसे पहले? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार बत्रा साहब, नमस्कार। आप चले जाएंगे तो फिर परमिशन नहीं ले पाएंगे ना सर? हाँ बोलिए बोलिए सर, सर परमिशन जो है। मेरे वहाँ जयपुर से लेक्चरर है ना सर, जी, वो पीएचडी है सर, उससे सर्जरी की हुई है सर, वो जुड़ना चाह रहे हैं अपने से। क्या बात है, तो उनको जोड़िए ना आप, क्या दिक्कत है? मैंने कल रात को आपको लिखा था सर सारा कुछ। नहीं नहीं, ऐसा अच्छी चीज के मैंने लिए उनको आप लोग बताया था, वो वो कह रहे मैंने अच्छी चीज के लिए तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप उनको वीडियो का आईडी पासवर्ड दीजिए। मैं वो जी तो केवल उनके लिए है ना जो कई लोग यहाँ पे
कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो मीटिंग आईडी और पासवर्ड था वो पहले डार्क वेब में चला गया था, जिससे जो है वो जूम बॉम्बार्डिंग हो गई थी एक बार दो बार, तो वो हमने बंद करना पड़ा था। इसलिए हमने जूम की मीटिंग्स को हम सीक्रेट मीटिंग में रखते हैं अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में से। आप उनको दीजिए, वो उनका वेलकम है, स्वागत है। वो शार्ट कल मेरी सर बात हुई मेरी 8:30 बजे। कोई बात नहीं, वो बीच में भी आ जाएंगे, तो आप लोग संभाषण में उनका स्वागत करके उनसे जो है अपने अपने ज्ञान का वर्धन आप करते रहिएगा। जी सर। प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल मैंने सारा आपने बताया, तो मैंने कहा सर से पहले परमिशन लूं, जब उनको गूगल फॉर्म भेजूंगा। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, आप उनको जब चाहें तब आप जोड़ सकते हैं। गूगल फॉर्म भर के वो अपना तरीके से पूरे महीने के लिए भी जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास, एक्सपर्ट लेक्चरर्स हैं जो जुड़े हुए हैं। मेरे पास अभी नेपाल से एक फोन आया था, नेपाल में कोई वैद्य जी हैं, साहू सब साहब विजेंद्र शाह जी, वो पहले हमारी संभाषा से जुड़ते थे, वो वहाँ पे शल्य चिकित्सा में प्रोफेसर हैं। मुझे कल बताया उन्होंने रात को कि मैं संभाषा से, फिर मैंने चेक किया तो वाकई वो पहले से जुड़ रहे थे। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत छोटे दिखाते हैं पर बड़े बड़े हैं। यही हमारी संभाषा की खासियत है, यहाँ जी सब सर। कोई हर कोई जो है वो सब बड़े। और हमने एक, क्या होता है कि हम एक, जैसे कि हम एक भाषा को डिसिप्लिन वे में मेंटेन रखने के लिए हमने एक आइडियल पर्सन जो है वैद्य अरविंद पाठक जी को माना है। तो उनकी सरपरस्ती में जो हमारी संभाषा चलती है, पर अगर वो अनुपस्थित हैं तब भी हमें जो है वो इस संभाषा को उसी प्रकार से चलाते रहना है, ताकि हमारी जो ज्ञान की जो ये परंपरा है, ज्ञान की जो ये गंगा है, ये निर्बाध गति से बहती रहे, और इससे सीधे या प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई लोग इसका लाभ लेते रहे हैं। मैं स्वयं इसका लाभ लिया हूं, मैं खुद आपको इसका उदाहरण हूं, मैं खुद बताता हूं। मेरे को तो आप सब जानते हैं, जो आपने पीछे 6 महीने से मुझे फॉलो किया होगा, तो मैं जब मेरी इंजरी थी तो मैं किस तरह से था, मानसिक रूप से कितना डिमोटिवेटेड था, आपने देखा था। धीरे 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 मैंने कैसे अपने आप को आयुर्वेद में ला करके किस प्रकार से, क्योंकि पेशेंट देखिए, कोई डॉक्टर हो बहुत बड़ा भी हो, जब जब उस पर बीतती है ना तो वो रोगी होता है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आप कितने बड़े भी तोपची क्यों ना हो, जब आपको गोला लगता है तो फिर आप धराशायी होते ही होते हैं, फिर आपकी जो मनस्थिति होती है वो रोगी की होती है। लेकिन बात तो तब है जब आप अपने आप को संभाल के फिर उस स्थिति से निकाल लाते हैं। तो इसमें आयुर्वेद और हमारी इस क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा ने बहुत मदद किया है। आप सभी की शुभकामनाएं रही है। हमारे वैद्य अरविंद पाठक जी के पिताजी के लिए भी हमारी पूरी शुभकामनाएं, वो स्वस्थ हो जाएं, वैद्य जी भी अपनी पूरे मानसिक रूप से शांत चित्त होकर पुनः हमारे संभाषण में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। फिलहाल अभी उनको थोड़ा पिताजी को देखने की जरूरत है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम संभाषा का उसी प्रकार से कंटिन्यूएशन करें। मंदाकिनी जी का भी स्वागत है, सत्य प्रकाश जी का भी स्वागत है। तो मंदाकिनी जी को भी हमने को होस्ट बना देते हैं, और अभी यहाँ पे और भी आएंगी मैडम, मनीषा जी हैं वो भी आएंगी। अगर यहाँ पे मैडम अंजना मैडम भी आ जाती तो बड़ा मजा आ जाता। और बहुत सारे लोग हैं हमारे जो बड़े एक्सपर्ट हैं। एनीवे, अब सबका अपना अपना व्यस्तता होगा। चलिए शशि तिवारी जी, आपको हम होस्ट बना रहे हैं, और आप जो है अब आप यहाँ पे मानुरिता जी और ये मंदाकिनी जी ये सब को होस्ट हैं, तो आप लोग इस संभाषा का संचालन कीजिए और डिस्कस कीजिए। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। अनिता मैम नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? हरीश बत्रा सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोले प्लीज। जी मैम। हाँ सर बोले प्लीज, नमस्ते। शशि मैम, मैं तो वो ना पीएचडी हैं अपना शाल्य से ही, हाँ वो अपने में ही जुड़ना चाह रहे हैं। कल मेरी बड़ी लंबी बात हुई उनसे। मैंने हाँ, जब आपने बोला कभी सर। जब जी मैंने सर। अपने बारे में बताया ना कि मैं ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ हूँ, तो कहते जी मेरे सर। को भी जोड़ो उसमें, जरूरी जी सर। संभाषा में। जी सर। तो ये आज तो लेक्चर था लेक्चर लेते लेते नींद आ गई, आज तो पता ही नहीं लगा हुआ क्या। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं सर। हाँ जी। हरिहर सर, गुड इवनिंग सर, कुछ बोलना चाहते हैं सर? गुड इवनिंग सर। हाँ मैम, उसी दिन मैंने आपको बताया था हाँ जी सर। पेशेंट का बताया, हरप्रीत जोस्टर का। हाँ जी सर। हाँ, तो इसके सर बारे इसमें में क्या उसी बोलना दिन चाहते हैं, बोले प्लीज। आपने बताया था ना उनका वो ब्लड निकालने का, सीरावैद नहीं बोला था? अच्छा, तो हाँ, आपने किया क्या? हाँ 10 दिन पहले किया था। तो 2 साल से उसे वो तकलीफ बढ़ने होता था, तो 30% जितना सही हो गया। आज उसको
10 दिन के बाद फिर निकाला तो 30 ml जितना निकला, लेकिन मेरे पास वो पाइप छोटी है, वो बोतल लगाने वाली है, इससे निकलता है तो जम जाता है। ओके तो और कुछ दवाई भी दूसरी दे दी। सर, अभी एक बार आप डिस्कस करें, अनुरिता मैम है, वो आपको और बेटर गाइड करेंगी। अनुरिता मैम, डॉक्टर अनुरिता सकट मैम, नहीं हो पा रहे हैं क्या अनम्यूट हो? चलिए सर, अभी आप बताइए क्या क्या तकलीफ अभी बाकी है एक्चुअल में, जब दवाएं चलती हैं या कुछ भी है। नहीं, दवाई तो और तो कुछ नहीं दी थी, उसकी जो एलोपैथिक दवाई थी वो बस खाली वही किया था। नहीं तो सर, एलोपैथिक दवा के अलावा एक तो पथ्य बहुत पालन करवाइए। कभी भी स्किन की डिसीज होती है तो उसमें पथ्य का पालन बहुत अच्छा होता है, और आप अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। उसमें से देख लीजिए कहाँ पर की ग्रहणी दृष्टि आपको समझ में आ जाएगी, कौन सी चीजें कमी है, तो उसी हिसाब से दीपन पाचन अनुलोमन में क्या देने की जरूरत है वो कराइए। पथ्य का पालन कराइए, मतलब डाइट का तो है ही, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या जो है सर उसका पालन करवाइए, फिर बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। हाँ, पेशेंट अगर इन चीजों का पालन नहीं करेगा फिर रिजल्ट नहीं आएगा, तब मुश्किल होता है। जी सर। मंदाकिनी मैम, मंदाकिनी मैम। जी मैम, हाँ जी मैम, मैम। सर के केस में कुछ थोड़ा गाइड करिए। तो आपने तो कुछ बताया ही नहीं, बस इतना मतलब मैं तो सुन पाई कि उन्होंने ना, तो मुझे सिम्टम समझ में आए सर ने क्या बोला और कहाँ था वो, तो सर जरा बताइए उसको, तब तो फिर कुछ सोचा जाए उसके बारे में। सर से जरा। वहाँ 15 दिन पहले हर्पिस के बारे में बात हुई थी सर वो ना मैंने सुना नहीं था, शायद मैं नहीं रही होंगी। आप मुझे पूरा बताइए कि मतलब हिस्ट्री क्या थी, क्या कंप्लेन लेके आया था पेशेंट और कहाँ था। 2 साल से ये प्रॉब्लम है ना वो मरीज को, तो इसलिए मैंने बताया, आपने बोला था ना वो सिरावेद का ब्लड निकाल। मैं सिरावेद नहीं करती, मैं बोलती नहीं। तो मैं सर किस जगह का था मैं नया हूँ इसलिए नाम भी भूल गया होगा, किसने बताया था। कोई बात नहीं सर, हम लोग भी भूल जाते हैं। सर ये बताइए ना कहाँ का था हर्पिस, क्या किस जगह का था? ये सारे ये पेट पर था। पेट पर? हाँ। पेट पे क्या, वो वहां पे जहाँ पे अपन हाँ पैंट वगैरह बांधते हैं, वो बेल्ट वाला एरिया? हाँ, ये नाभि के आजू बाजू। अच्छा, और भी कहीं ना सर? नाभि के आजू बाजू राइट साइड में नीचे सब। अच्छा, और क्या था सर उसमें, प्रॉब्लम क्या था? 2 साल पहले उसको हुआ था, इसमें अभी जलन रहती है, इसलिए बोला था। तो उसी दिन मैम ने बताया था, वो ब्लड निकालने का किया था। तो सर आपने उसमें कलर वगैरह देखा था उसका, कैसा कलर का था वो? ब्लड का? ब्लड का नहीं, जो वो ब्लिस्टर्स होंगे ना शायद उसमें। हाँ, वो थोड़ा सा लाल लाल जैसा हो गया है, और उसमें जलन और थोड़ी सी खुजली जैसे आती है। नहीं, आपको ब्लड लेटिंग के बाद क्या आपको इम्प्रूवमेंट दिखा सर? ब्लड इतना गाढ़ा निकला नहीं, बहुत निकलता है। नहीं, उनके 50 ml निकाला था, 50 ml। उनके सिम्टम में कुछ आराम आया सर? हाँ, सिम्टम में वो बोलते हैं कि पहले से 30-40% राहत हो गई है। मतलब खुजली में, जलन में है? हाँ, दोनों में राहत है। तो सर क्या उनको बुखार वगैरह हो रहा था? नहीं, बुखार कोई नहीं है, थोड़ी अस्थमा की पेशेंट है और फैट बॉडी है ज्यादा, 75-80 किलो वेट है उसका। सर आपके हिसाब से क्या लग रहा था, वो कौन सा प्रधान होगा, वातज, पित्तज, वातज, कफज, या कौन से टाइप का होगा आपके हिसाब से सर? हर्पी तो मेरे हिसाब से कफज होगा मेरे ख्याल से। कफज, और आप बोल रहे हैं कि शायद हल्का सा लाल भी था ना? हाँ। अच्छा, तो सर आपने अभी दिया, तो अभी क्या, अभी फिर से वो देना है क्या आपको, वो करना है ब्लड लेटिंग? हाँ, आज किया था। आज मेरे पास वो पाइप छोटी थी ब्लड निकालने वाली, बोतल वाली पाइप थी, तो इसे ज्यादा नहीं निकला। सर दर्द वगैरह तो नहीं है? दर्द वगैरह तो नहीं है उनको? नहीं, दर्द में भी ज्यादा राहत हो गई है कि सेटिंग में ऐसे। पूरे शरीर में दर्द रहता है, केवल उसी एरिया में दर्द रहता है? और मैडम जी सर, मेरा उसी दिन साहब से मैंने दवा मंगवाई थी, अरविंद पाठक साहब, ये दूसरी बात कर रहा हूँ। करने पहले हम लोग फिर ऐसे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना।
मनाल हाँ, में हाँ। पेशेंट को स्पॉटलाइट करा लो ना। सर पेशेंट है आपके पास? नहीं, वो पेशेंट तो चले गया। तो सर अभी बस मुझे इतना आज तो जो अभी बताइए। है उसकी बात करनी है, अभी है उसकी बात करनी है। अच्छा सर बोलिए, दूसरा पेशेंट का बताइए। दूसरा तो हमारे घर वाली है, वो साहब ने वहां से दवाई भेजा था, अरविंद साहब ने, आज चालू किया, उसका तीसरा दिन है। सर क्या प्रॉब्लम था मैडम को? ये पूरे देह में दर्द था और साहब ने बोला था कि वह आम बात होगा, ऐसा बोला था, डिजेनरेटिव है। फिर सर अभी कैसा लग रहा है? दवा तो सबकी खाई तो होगी आपने। दवाई तो ज्यादा है, 26 गोली है सुबह शाम खाने की। हाँ। सर कौन कौन सी दवाइयां हैं सर बताइए नाम। वो दवाई का नाम इसमें नहीं लिखा है, सर ने वैसे ही भेज दी है। अच्छा, तो अभी कितने दिन खाई मैडम ये दवा? आज तीसरा दिन है, पर उस पेट में भी ऐसा जी मिचलाता है, उल्टी जैसा होता है हम्म। और पेट में दर्द भी ज्यादा रहता है। अगर आप उसमें मिलना चाहते हो तो मैं उसके साथ बात करूँ। हाँ सर मिलवा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। है मिलवाइए सर, बुलाइए सर। हाल तो भाई कर दे तो हम एक मिनट कैमरा कर दे, कैमरा आई जोरिया आती है आवाज? हाँ जी सर आ रही है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैडम મને છે ને ગેસ થાય જોરદાર ને 2 દીથી એમાંથી મને મોડો થઈ ગયો, પાણીની તરસ પણ લાગતી નથી। हमारा कोई गले वैद्य है जो गुजराती जानता हूँ, मुझे नहीं आती गुजराती, कृपया ने कोई है? मारा पेट ने बધી छाती સુધી ભરો ભરસ તક ગળું આખું। ये बताते हैं कि उसके पेट में पूरा ऐसा भूख ही नहीं लगती है, पानी की प्यास नहीं लगती है दवाई खाने के बाद, और मरोड़ा जैसा होता है। 2 દીથી મોડો છે। तो अभी इनको पॉटी कैसी हो रही है सर? संडास क्यों था तेरा? संडास 2-3 बार जाऊं, 3-4 बार। 3-4 बार जाना पड़ता है, और आम वाले होते हैं ना मरोड़ा जैसे। अच्छा मरोड़ा में कफ निकलता है क्या उसमें? कब जेवो था ना चिकना जड़ा, तो એટલી હીટ थोड़ी आवे। और दर्द पेट में ज्यादा रहता है, बीट पूरा दिन साथ चालू हो गया है ऐसे। ये तो सर पहले से भी था या अभी हुआ है? नहीं, ये दवाई अब तीसरा दिन है। 18 तारीख से चालू की दवा, 17 तारीख को दवाई आएगी, वहां से भेजी थी सर ने। उससे पहले सर इनका पेट ठीक था मतलब? हाँ, वो पेट में प्रॉब्लम तो था पहले ही, लेकिन एसिडिटी की ये दवाई तो पेंटाप्राजोल वो सब वाली लेती थी, अभी 2-3 दिन से वो सब बंद कर दी। तो अभी तो देखिए ना सर, पता तो है नहीं ये हम दवाई लोग चालू की ने। सर हम लोग को हाँ, पता वो तो तो नहीं कि सर ने क्या दवाई मालूम है, दी। इसलिए तो मैं 2 दिन से जब शुरू किया उसी दिन से ये प्रॉब्लम है, लेकिन साहब तो अभी मिलते नहीं है, तो इसलिए मैंने बात नहीं किया। लेकिन आज थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँ तो चलो सर मैम से आपके भी। हिसाब से क्या लग रहा है? कफज ग्रहणी लग रही है, मुझे तो कफज ग्रहणी लग रही है कि बाद में पेट में दर्द हो रहा है और क्या म्यूकस वगैरह भी निकल रहा है ना? हाँ, तो सर कफज ग्रहणी तो- में सर की तो मुझे नहीं पता है, आम पाचन वगैरह सब सबने दी ही होगी सर की, तो वो फेवरेट है। लेकिन आप फिर भी यहाँ पे जलन है क्या पेट में? जलन नहीं है इतनी, दवाई खाने से वो सब होता है, जी मिचलाता है, उल्टी जैसा होता है, पेट में मरोड़ा जैसी दर्द होता है, और वो अभी लेटरिन जाते हैं ना तो थोड़ा वो चिकास युक्त होता है। अच्छा ठीक है, तो सर आप इसमें देखिए, अगर भूख अच्छी नहीं है तो मैम का, क्योंकि मैंने हिस्ट्री नहीं ली है, तो आप इसमें देखिए सर पंचामृत पटपटी वगैरह है और चित्रकादि वगैरह है, यूज कर सकते हैं सर इसमें, और तकरारिष्ट मेरे है। ख्याल से चित्रकादि तो हो गई, चित्रकादि हो गई, या तो मेरे ख्याल से संखोटी हो गई, कोई खाने में ऐसी लगती है, दोनों में से एक होगी। 20 गोली एक साथ लेने के, 10 गोली, 10 सुबह 10 शाम, ऐसे साहब ने बताया। 10 का पता नहीं सर, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम तो ये कह सकते हैं कि नहीं अगर पहचान सकते, अगर इसलिए तो क्या बोले।
अगर पेट में कौन सी दर्द है तो दवाई? सर आप इनको ना शंखवटी दीजिए सबसे पहले तो, और दीपन पाचन के लिए चित्रकादी वटी देख लीजिए कहीं दर्द वगैरह तो नहीं है, तो चित्रकादी वटी बेस्ट रहेगी। और उसके बाद आप एक बिलाजिल आता है सांडू का, सर वो बिलाजिल दीजिए। और इनको क्या कहते हैं, जलन नहीं है ना, बस केवल वो, और शुंठी साधित जल दे सकते हैं सर। हाँ और कुटज घनवटी ऐड कर लीजिए, फिर बताइए सर। ओके चलो इतना 6 करिए बजे फिर आप, याद रखो। ठीक है सर। हाँ ओके, बस इतना गैस होता है ने मैडम कि वो खाने पीने में उसको सर खाने के मन साथ नहीं होता। हिंगवष्टक चूर्ण ऐड कीजिए। जब मैडम खाना खाती है तो उनका पहला और जो हाँ। दूसरा कौर होगा उसमें हाफ टी स्पून जो है सैंधव ये नमक जो हिंगवष्टक। हिंगवष्टक चूर्ण, हाँ हिंगवष्टक चूर्ण को घी के साथ मिला करके पहला और दूसरा कौर उनको दे दीजिए, ठीक है। वो ले लेंगी और साथ में उसका गुनगुना पानी पी लेंगी, फिर उसके बाद सारा खाना खा लेंगी। तो पहले तो इसमें दीपन पाचन, और उसके बाद ये जो आप बता रहे बाबा पेट दर्द हो रहा है तो फिर इसमें शंख तो बटी है अभी तो वो कुटाचारिष्ट वगैरह दे सकते हैं। प्रणाम मैम। खाना खाने के बाद हाँ में मैम दीजिए। बताइए, मैम सर को बताइए क्या है। हाँ नमस्ते सर। सर वो जो आपको 10-10 गोली सुबह शाम बोली है ना खाने के लिए, वो आम पाचक हाँ। वटी होगी। और हाँ, अगर उससे इनको एसिडिटी हो रही है तो आप उसको तक्र के साथ दीजिए तो नहीं होगी। हाँ अच्छा। और जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है तो जो प्रॉब्लम के लिए दिया है, अगर वो शोधन के लिए दिया होगा तभी हो रहा है ये सब ना। अगर आप गृहिणी की चिकित्सा करेंगे तो रुक जाएगा सब कुछ। हाँ हाँ नहीं नहीं, अभी इसीलिए मैं सांप की राह देख रहा था, लेकिन आज 3 दिन से वो बता रहे हैं कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है तो क्या करें। तो मैंने बोला कि चलो आज मैम को पूछ ले, कुछ बता नहीं दो। तो तो मैम अभी इस तरह से अगर गृहिणी की चिकित्सा हम करते करते और गृहिणी का क्षरण ही होने लगेगा तो फिर क्या होगा। आम पाचन वटी अगर आप हाँ मैम, गर्म है ना। नहीं नहीं तो 10 की जगह 5 दीजिए और उसको तक्र के साथ ही दीजिए। मतलब उनकी ट्रीटमेंट किस चीज के लिए लिया है सर से? आम बात बता रहे हैं सर, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस टाइप का। अच्छा, तो अब वो तो तो वो तो अब वो दवाइयों का नाम तो कभी नहीं रहता है, लेकिन जो 10-10 दवाई गोली का नाम नहीं है वो 7 किस्म की वो गोली है, सब 7 नहीं 9 8 किस्म की, और एक 9 किस्म की है। 10 गोली लेनी है, टोटल 9 किस्म की है दवाई। सर आप नाम नहीं लिखा मैसेज करके पूछ लीजिए ना है। हाँ, या फिर कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। अगर सर से बात नहीं हो पा रही तो पर्सनल नंबर पे बात कर लीजिए सर से। हाँ तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन अभी हिंगवास्टक देने में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना। हिंगवास्टक लच्छे के साथ आए, ठीक है सर। आप क्या करिए, पर्सनल मैसेज करिए, अगर सर रिप्लाई नहीं करते हैं तो उनकी दवा बंद करिए और जो हम लोग बता रहे हैं वो करिए और फिर बताइए हम लोग को, ठीक है सर। हाँ हाँ ये क्योंकि हमारी तरफ से हम ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, अब आगे पता नहीं। ये तो बराबर ठीक है सर। देखो वो हिस्ट्री में मैंने साहब को सब भेज के दी थी, और मैंने आग्रह रखा था कि अपनी जैसे किस्म से अपने को अपने बनाई दवा भेज दो, हमारी किस्म से नहीं, हम ये दिए ऐसे नहीं, आप ही सब ऐसा। और एक सब बात और कहना चाहूंगी कि मैडम का खाना क्या है, क्योंकि अगर ये कफज गृहिणी है तो इसमें खाने का पूरा कंट्रोल होना पड़ेगा। तो तक्र तो लेना ही पड़ेगा, तक्र है हल्का खाना लेना पड़ेगा। तो सब्जी वगैरह तो मत ही दीजिएगा इनको, अभी तक्र रोटी ऐसे हल्की चीजें, दाल हुई, ऐसे खिचड़ी टाइप का दे सकते हैं सर। हाँ तो बाजरे की रोटी और छाछ ज्यादा खाती है, सुबह शाम दोनों टाइम। बाजरे की रोटी गर्म नहीं है सर, आप सुबह शाम बाजरे की रोटी दे रहे हैं उनको। आप यहाँ पे घी की वो गेहूं की रोटी दीजिए ना सर, वो ब्राह्मणी भी करेगी साथ के साथ में। हाँ। बाजरे की रोटी आप कब से खिला रहे हैं सर मैम को? बाजरे की रोटी तो हम शाम को बाजरे की रोटी खाते हैं, सुबह में ऐसे गेहूं की रोटी खाते हैं। और दिन में क्या खाते हैं मैम? बस 2 टाइम खाना खाते हैं, और वो लच्छी ज्यादा लेती है, छाछ। तो अभी तो सर मुझे तो एक यही हेतु लग रहा है आपका कि आप बाजरे का रोटी बंद करिए और लस्सी के साथ में रोटी दाल ऐसे रखिए सर। अभी ना जैसे बार बार पेट में दर्द हो रहा है और पॉटी आ रही है ना, तो उसमें हरी सब्जियां तो बिल्कुल मत दीजिएगा अभी, ठीक है। फिर इतना करके बताइए सर। और हमारे किसी वैद्य ट्रीटमेंट जोड़ना है तो बताइए।
नहीं और तो कुछ नहीं दिक्कत है, बस यही पूछना था मेरे को। साहब अभी बिजी है तो इसके लिए मैंने उसको पूछना नहीं उचित माना, ठीक। इसलिए आपको सब पूछ लिया। तो पहले आज मैं घी के साथ दे दूं या हिंगवाष्टक अभी? नहीं सर, अभी खा लिया मैम ने खाना? है मैम ने खाना खा लिया? नहीं खाया है। हाँ तो खाने के साथ में दीजिए सर, पहला और दूसरा कौर जो होगा ना वो ऐसे थाली में साइड से निकाल लीजिएगा और घी को पिघला लीजिएगा, 1 चम्मच घी डालिएगा, उसमें हिंगवाष्टक चूर्ण डालिएगा, जो भी सब्जी है या चावल है जो भी है, 2 कौर खा लेंगी अच्छे से चबा करके, उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी पियेंगी, उसके बाद खाना खाएंगी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ बस ऐसा कर दे। फिर बताइए सर हाँ हम। बराबर। ठीक। बर और तो कोई नहीं है, 3 दिन से है तो दवाई बंद करे कि अभी चालू रखे कि उसके साथ कोई ऐड कर दे, ऐसा पूछना था। सर मैंने आपसे बताया ना कि आप सर से बात पर्सनल मैसेज कीजिए, अगर सर रिप्लाई करते हैं तो ठीक है चलाइए, और अगर नहीं रिप्लाई करते हैं तो फिलहाल बंद कर दीजिए, हम लोग जो बता रहे हैं वो कर लीजिए आप। या फिर अगर ये आपको तो लगता है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको और कोई वैद्य वहां पे पर्सनली मिलकर किसी को दिखाना चाहें तो आप वहां भी दिखा सकते हैं सर। मैम केस नहीं, किस और चीज की है ये? नहीं, अब तो 2 साल से सबकी दवाई चल रही है, इसे कोई रिजल्ट नहीं था, इसलिए वहां से दवाई मंगवा के किया है। मैम और ये सर की वाइफ हैं, उनको सर ने डायग्नोस बनाया था कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस विद डिजेनरेटिव चेंजेस, तो अभी सर ने शायद अच्छा। दवाई भेज दी थी, तो उनकी वजह से इनको जो है ना बार बार मोशन हो रहा है और म्यूकस निकल रहा है और पेट मरोड़ दे के दर्द हो रहा है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है सर। लेकिन यही अगर म्यूकस ऐसे ही सर तकलीफ है क्या सर? हेलो डॉक्टर सर, ऐसी ही तकलीफ है क्या है? आपकी? हाँ, तकलीफ जो मैडम बता रही है पेशेंट की वो यही है क्या, म्यूकस निकल रहा है? हाँ वो कैसा है कि दिन में आज 3-4 बार हुआ छोटी, तो वो थोड़ा चिकास युक्त होता है। हाँ तो देखिए सर, ये कफज ग्रहणी दृष्टि होगी, ये सब कफज ऊपर आ ग्रहणी रहा है, ऐसा लगता है कि सब ऊपर आ रहा है मुझे, और कभी उल्टी हो जाए ऐसा लगता है, हो ही नहीं है, लेकिन जी मिचलाता है, पेट में ऐसे मरोड़ जैसा होता है। ट्रीटमेंट कितना दिन आपने कितना दिन दिया है? ट्रीटमेंट शुरू करके कितना दिन हुआ? 18 तारीख दवाई आई थी, 18 तारीख को शुरू हुआ, 18, 19 और आज 20 है, 3 दिन हुआ। तो देखिए सर, ये ट्रीटमेंट जो भी है, अगर कोई भी इसमें शोधन अगर हो रहा होगा, म्यूकस अगर उनके बॉडी के बाहर है, तो उनका ग्रहणी दृष्टि अच्छा हो रहा है, उनको सिर्फ और 1-2 दिन उसको लेते रहना है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो भी कुछ जमाव है, अवरोधित पित्त होगा या कफ होगा या क्षलक्षणता होगी, वो सारी चीज जब हटेगी तो श्रोतावरोध दूर होगा, श्रोतावरोध दूर होगा तो वात का अनुनमन होगा, और शायद वो सोच के उन्होंने दवाइयां दी होगी। तो आप फेथफुली अगर वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं, उसके साथ में दीपन पाचन चलाते हैं, तो बस उनको वो मरोड़ आने का वजह इसलिए है। हाँ जी, मेरा नाम वैद्य अनुरिता है सर। नहीं, आपने जो समझाया वो मैं सब कुछ समझता हूँ, उनके समझाने के लिए आपको फोन किया। उनको लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम है। नहीं, उनको जो है आपने बताना है, उसका वजह यह है कि उनको अगर ट्रीटमेंट, अगर उनका पेन है, बाकी का डिजेनरेटिव चेंजेस है, तो उनका जो भी है अवरोधात्मक संप्राप्ति होगा। उल्टा अच्छा है वो म्यूकस निकल रहा है। वो जो मैडम ने अभी बताया कि आप बाजरा बंद कर दीजिए, क्योंकि बाजरा गर्म भी है और अवष्टम भी है। आप एक जगह पे अवष्टम निर्माण करने वाली चीज खाएंगे और दूसरी जगह पे जो भी अनुलोमन या फिर कफज ग्रहणी की दृष्टि दूर करने की चीजें खाएंगे, तो दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी होके कुछ अवष्टम्भ होगा और कुछ तरीके से बाहर का शोधन, वो कंप्लीट तरीके से शोधन नहीं हो रहा है, वो तो जिसकी वजह से बाजरी तो आज शाम से मान लो कि बंद कर देंगे। बाजरी तो शाम को ही खाते हैं, सुबह में तो अभी 18 तारीख को अपनी दवाई अगर वो बंद कर दीजिए, हल्का हाथ रखिए। अभी आप मूंग की खिचड़ी दीजिए, खिचड़ी में भी चावल ज्यादा नहीं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कफ दृष्टि बढ़ा सकते हैं। तो आप उसको जो भी है भून के, जो पुराना वाला चावल है उसको कम मात्रा में, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में उसमें जो दलिया है वो मिक्स करके और सब्जियां डाल के उनको जो भी है
यवागु करके दीजिए। यवागु में आप जिसे बोलते हैं आप हिंगवाष्टक, वैश्वानर चूर्ण या दाढ़ीमाष्टक चूर्ण ही नमक करके डालिए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उनका खान पान जाएगा उसमें भी दीपन पाचन होगा, तो दुष्टि और इजीली अंदर से। देखिए आपकी मैम का एज नहीं बोले तो भी 60+ या 50+ होगा, राइट? इसमें वैसे भी 74 है, तो उनको आपको सिर्फ काउंसिल करना है। और दूसरी चीज, जब उनको अच्छे से भूख लगने लगे उसके बगैर खाना नहीं देना है। आप उनको तक्र दीजिए, लेकिन तक्र जैसे हम बनाते हैं, आपने क्या बोला, वो हमेशा छाछ खाती है, बराबर ना? तो वो जो छाछ पीती है उसको बनाने का तरीका क्या है, 250 ग्राम दही, उसमें 1 लीटर पानी, उसको मंथना है, और मंथने के बाद में जो नवनीत निकलता है उसको निकाल के जो बचता है उसको भी आप सिद्ध करिए जीरा, हींग, अजवाइन, धनिया और सेंधा नमक से, ऐसे छाछ उनको पिलाइए। उसी का कढ़ी बनाइए, उसी में दलिया बनाइए, क्योंकि उनको बहुत पुरानी ग्रहणी दृष्टि होगी, जिसकी वजह से उनका जो भी आप बोल रहे कि डिजेनरेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह जो भी कुछ होगा वो सारी चीजें होगी। उन्होंने काफी एलोपैथ भी लिया होगा, है ना, पेन किलर लिया होगा, स्टीरॉइड लिया होगा। एलोपैथ लोग जो भी है 2 साल से खा रही है वे सब स्टीरॉइड हाँ, सब। तो ये जो 2 साल से स्टीरॉइड खा रही है उससे उनको टेम्पररी ठीक लगेगा, दर्द कम लगेगा, और उसके बाद में हमेशा के लिए ग्रहणी दृष्टि लेके वो इसके आगे का लाइफ जो सिर्फ मेडिसिन पे ही रहेगा, उससे बेटर है। आपको जो भी सर ने दिया है बहुत अच्छा है। कुछ योग्य होंगे, सर के पिताजी फिलहाल मेरे ही हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी वजह से वो अभी टाइम नहीं दे पाएंगे, और हमने भी इतना, उन्होंने अपनी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट वक्त हमको सिखाने में दिया है, तो जब उनके ऊपर आन पड़ी है तो हम उतना तो मैनेज कर ही सकते हैं। आप पर्सनल मैसेज करिए, लेकिन उनकी दवाई सब बढ़िया है। दवाई तो अभी 3 दिन ही हुआ है, मेरे ख्याल से ये सब कब निकलने की वजह से ही होता है, लेकिन इनको जो हो रहा है इसलिए उसने बोला कि मेरे को बात करवा दो। वो गुजराती में बोलते हैं, फिर भी आपके साथ बात कर ली, मेरे ये तकलीफ ये है। अच्छा। तो वो मैं सब समझ गया। मेरे को मैम 10-10 गोली चल रही है ना, तो फिर इनकी कंडीशन के हिसाब से वो ज्यादा ही होगी। मैडम एक बात बोलूं क्या, अभी 3 ही दिन हुआ है, 3 दिन के बाद में जो है इनका आगे का जिसे बोलते हैं ना कि बॉडी का एक्सेप्टेंस, बॉडी के 70+ एज है, और सर ने भी तो काफी डिटेल में हिस्ट्री लिया ही होगा, और 2 दिन चला के देखते उस इसमें अगर ये कम नहीं हो तो 10 को 5 कर देते। लेकिन आई फील दैट कि व्हेन ही इज द ट्रीटिंग डॉक्टर, ही इज द राइट पर्सन टू चेंज द डोसेस। लेकिन अभी उनका जो लक्षण है, वो लक्षण अगर 2 साल की एलोपैथी के बाद में उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो कंप्लीटली दैट पेशेंट इज विद द ग्रहणी दृष्टि, विद ऑल अवरोधात्मक संप्राप्ति, अंदर जो भी है सिस्टम के अंदर, वो सारी जो भी क्लेड जन्य चीजें है या फिर टॉक्सिन है वो निकले, वही अच्छा है, तो इनके पेशेंट को रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन इट इज बेटर जो आपने बताया कि वो पर्सनली इनको कांटेक्ट करें। ज्यादा से ज्यादा ये कि अगर इन्होंने खान पान चेंज कर दिया, ज्वार की रोटी पे आ गए, ये दलिया या हल्का या रवा जिसे बोलते हैं सूजी वगैरह, ये सारी हल्की चीज, क्योंकि अग्नि बिल्कुल भी प्रदीप्त नहीं होगा। जिस हिसाब से 2 या 3 दिन में इनका सारा सब चीज से सामता निकल रही है, वो अच्छी बात है, सामता निकल रही है, क्योंकि इनका अगला फेज होगा अग्नि दीपन, फिर उसके बाद में होगा दीपन पाचन के बाद में इनकी बाकी का चीज। तो ये फेज तो बराबर है, लेकिन बस उनको काउंसिल करना पड़ेगा। और दूसरा चीज, इट वुड बी बेटर लाइक इफ ही कॉन्टैक्ट्स डॉक्टर अरविंद सर, मे बी ही विल पिक द फोन। ठीक है सर, आपको अभी तो हम लोग अपने जो सबने बताया अपनी तरफ से, सर आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप कि अब आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से, अपने अनुरूप आप इसको अप्लाई करेंगे सर, है ना? हाँ, वो तो मैं सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन वो दवाई की वजह से हो रहा है, और वो जो आम निकल रहा है कब, वो भी दवाई की वजह से मेरे ख्याल से होगा। जी सर, आप देख लीजिए। दवाई बढ़िया है, लेट आई है। ठीक है, दवाई भी बढ़िया है मेरे ख्याल से, रस रसायन है, सब स्वर्ण योग है। तू भी आ गया ठीक है। अभी और स्वर्ण योग भी है इसमें। जी सर। हाँ जी सर। तो इसकी वजह से ये कुछ निकलता होगा, आम भाव ज्यादा आम निकलने की वजह से भी होता होगा मेरे ख्याल से। सर उल्टा अच्छा है, आपका आम निकल रहा है ना, तो ये फेज बहुत जल्दी कम हो जाएगी। चाहिए तो आप उसका जो 10 गोलियां हैं उनको कम कर दीजिए, लेकिन उनको जो है उसके ऊपर का जो आहार दे रहे हैं वो आहार चेंज कर दीजिए, लिक्विड डाइट दीजिए, जवाबू दीजिए। याद रखेगी जिंदगी में।
तो शादी आहार में चेंज बुलाई कर जरूर दिए। है। दवाई तो मेरे ख्याल से भी कम करने के 2 दिन में तो क्या इसने कर दे, तो दवाई वैसे ही रखूं कि कम करूं? वैसे ही रखिए सर, वैसे ही रखिए। और उनको जो है आहार सिर्फ चेंज करिए, बाजरा बंद कर दीजिए। जैसे मैडम ने बताया कि खान पान के पहले दूसरे निवाले में आप सगरा जो हिंगवाष्टक चूर्ण है उसको मिला दीजिए। और वो जो जैसे मैंने आपको छाछ बताया उस तरीके का छाछ घर पे बनाइए मंथ के, क्योंकि वो ग्रहणी दृष्टि दूर करता है। रेडीमेड वाला या फ्रिज में रखा हुआ वैसा वाला आप छाछ बिल्कुल भी मत दीजिएगा। और आप गुजरात से बिलोंग करते हैं क्या सर? गुजरात में है क्या पेशेंट? हाँ, तो हाँ, शक्कर बंद कर दीजिएगा, शक्कर बिल्कुल भी शक्कर नहीं देना है। और उनके खान पान में अदरक जो है, अदरक और शुंठी, ये 2 चीजों का जो भी है खान पान में अच्छे तरीके से मिलाइए। आप जब उनका चाय कोई भी तो चीज पीते छौंका नहीं है। लगाना, हाँ अच्छी बात है, चाय नहीं पीते बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप उनके किसी चीज को छौंका लगाएंगे तो ये चीज ध्यान में रखिए कि उनका बहुत पुराना प्रॉब्लम है, वो भी ऐसी चीज की जो शयात्मक प्राप्ति की तरफ लेके जा रहा है। तो इनका अग्नि खान पान की चिकित्सा, इनका जो भी दीपन पाचन है, ये आपके हर चीज में होना चाहिए। मतलब ठंडा पानी नहीं देना है, चीनी नहीं देना है, दही नहीं देना है। दूसरा चीज, इनका जो भी चीज है उसमें दालचीनी, लौंग और जो ये होता है ब्लैक पेपर, वो चीज का छौंका डालिए अखंड। और नमक को सेंधा नमक ये कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने 2 साल एलोपैथिक लिया है। और दूसरा चीज, इनका रिपोर्ट्स क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बार इनका क्रिएट, यूरिया, लिपिड, एलएफटी और हीमोग्राम, ये 5-6 पैरामीटर जो है ना, वो 5-6 पैरामीटर्स आप जरूर शो करिएगा ग्रुप में। इसमें तो कुछ ताकि नहीं पता है, चले। बस यही बताया है। एक बीपी रहता है और कोई बाकी नहीं। ये सब स्टेरॉइड चल रही थी अब तक तो। सुनिए ना सर, आप बराबर बोल रहे हैं, आप उनका बीपी चल रहा है या फिर आपका स्टेरॉइड, लेकिन आज उनकी बॉडी हाँ। में उनकी कौन सी संप्राप्ति हो रही है? उनकी क्षयात्मक संप्राप्ति कहीं रक्तगत तो नहीं पहुंच गई है, या क्लेशजन्य संप्राप्ति कहीं पे उनका पक्वाशयगत रहेगा, तो कहीं ना कहीं रिप्लिकेशन प्रोटीनूरिया में दिखता है। तो ये सारी चीज की वजह से प्लीज गो फॉर साइंटिफिक प्रोफाइलिंग। आप प्रोफाइल करा लीजिए उनका, एलएफटी बाकी का चीज, जिसकी वजह से आपको 1-2 महीना में, 3 महीना में जब उनका ट्रीटमेंट होगा तो आप उस पर असेस कर पाएंगे। इवन आपने उनका स्टूल एग्जामिनेशन कराना चाहिए। अगर कफज ग्रहणी और उनका अगर पूरी तरह से सामता निकल रही होगी तो वो भी आप करा लेंगे तो आपको बेटर ही रहेगा। ताकि 3-4 महीने में जब आपका मेडिसिन चेंज करना है या फिर आपको असेस करना है कि भाई मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं हूँ, तो आप उसके बेस पे असेस कर पाएंगे। एस और टाइटर एंड आरए फैक्टर भी कर लेना चाहिए आपने। दिस इज माई स्टाइल ना, बाकी आप अरविंद सर से पूछ के जो भी है ये करिए। बट देखो 3 दिन से वो अभी बोल रहे हैं कि 3 दिन से बाजरी तो नहीं खाई, खिचड़ी ही ऊपर है, क्योंकि खाना नहीं खाया जाता, इसलिए खिचड़ी ही खाती है 3 दिन से। नहीं, खिचड़ी भी बंद कर दीजिए उनका, क्योंकि वो चावल की खिचड़ी खा रही होंगी। उसको कंप्लीटली मूंग 4 से 5 चम्मच मूंग, जो हरा वाला मूंग रहता है या फिर छिलके वाली दाल रहती है, मूंग में थोड़ा सा दलिया 1 या 1.5 चम्मच, और बाकी की सब्जियां, मतलब जो शिगरू है या फिर आपकी जो फल वाली सब्जियां हैं, आपका दल जो लौकी है, ये चीजें डाल के सिद्ध करके पतली यवागु करके दीजिए। पतला, चबाने के लायक ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप ये करके दीजिए। जब उनका सामता निकल जाएगा, उनको अपने आप भूख, जब तक उनको भूख नहीं लग रही है तब तक छाछ और ये सारी चीज पे रखिए उनको, उसी से सिद्ध करा के दीजिए यवागु भी। देखिए उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे होंगे कि उनको भूख लग रही है, उनको कुछ खिलाया जाए, आप उनको खिचड़ी देते होंगे और इधर उनका पूरी तरह से सामता कम हो रही है, जिसकी वजह से शोधन हो रहा है। तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करिए। आप जो तक्र है उसका यूज ज्यादा करिए, भूख नहीं लगे तो भी। जब भूख लगे तभी खाना है, और जितना खाना, सपोज 4 निवालों का भूख है तो 1 निवाला कम खाना है। इसको फॉलो करिए आप। ज्वार, भाकरी, चपाती बंद कर दीजिए जब तक उनको भूख नहीं लग रहा है, क्योंकि अग्नि प्रदीप्त नहीं हो रहा है। और जो मैडम ने अभी बताया, हिंगमाष्टक है, वैश्वानर है या दाढ़ीमाष्टक है, उनको सर्ग्रास दीजिए। ठीक है, ओके, बराबर समझ गया। इनकी शांति के लिए फोन किया है, उसको लगता है कि मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसकी वजह से मैंने कहा चलो मैं बात करा दूं। ठीक, चलो बराबर है। अनुरिता मैम,
हाँ जी हाँ मैम। जी मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए एक पेशेंट है, मात्रा बस्ती चल रहा है उनका, और उनको हाँ इन्ग्वायनल हाँ। हर्निया हो गया था, तो उन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लिया था एक्चुअली आयुर्वेद की। अच्छा। तो हाँ हाँ। कॉन्स्टिपेशन वगैरह का ही मेजर इशू रहता था, तो उसके हाँ लिए वो हाँ। मात्रा बस्ती वगैरह ले रहे थे। तो अभी इन्ग्वायनल लेकिन हर्निया मान इंग्वाइनल लो हर्निया कौन सा था? रिड्यूसिंग था कि ये था? हर्निया वैसे कौन तो सा था, रिड्यूसिंग डायरेक्ट था, बट इनडायरेक्ट? अभी उन्होंने जब दिखाया, उनको ऐसे कोई हाँ खास हाँ। साइन सिम्टम नहीं था। बट पेट स्कैन हाँ। जब उन्होंने कराया था, तो उसमें उन्होंने यहाँ के एलोपैथी वालों ने बोला कि करा लीजिए ऑपरेट, नहीं तो स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हाँ, तो मैं इसका पूछ रही मतलब हूँ। मैडम वो उसके अंदर कंटेंट था, और ऐसे कंटेंट में उनका बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री होगा या एब्डोमिनल गर्थ ज्यादा होगा। आप सिर्फ नहीं मात्रा सर, बस्ती है दे सकते हैं, पेशेंट लेकिन लीन एंड थीन है, बट लीन कॉन्स्टिपेशन एंड की थिन। हिस्ट्री है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो मतलब स्ट्रेस मैडम लाइफस्टाइल थी शुरू से। कंटेंट इज ए कैसा? सीनियर पेट सिटीजन। स्कैन नहीं कराते इसमें, एमआरआई कराते हैं। पेट स्कैन क्यों कराया? उनका मतलब उन्होंने ही सारी चीजें कराई थी, एमआरआई भी कराया था, पेट स्कैन भी कराया था, सब कुछ कराया था। बहुत सारे आजकल तो विदाउट पेशेंट सीए? अपने मन से भी कराने लगे हैं। नहीं मैडम, विदाउट सीए कैंसर का जब तक कोई पिछला प्रादुर्भाव नहीं हो तब तक कोई पेट स्कैन नहीं कराएगा। कुछ ना कुछ और हिस्ट्री है, और पेशेंट अगर लीन है और इग्वाइनल हर्निया है तो कैकेक्सिया वगैरह तो नहीं है, कहीं पर क्षयात्मक संप्राप्ति कुछ पुरानी तो नहीं है। अगर आप उनको ट्रीट करना चाहते हैं तो उनको ऑपरेशन से पहले ये देखिए कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, कहीं आंत वांत तो नहीं आ रही इग्वाइनल हर्निया में, वो देखिएगा। अगर आंत वांत स्ट्रैंगुलेशन वगैरह कुछ रहता है तो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाता है, हर्नियोग्राफी या हर्नियोप्लास्टी करनी पड़ती है। फिर वो कंटेंट जो अंदर ढकेल देते हैं, वो भी परमानेंट ट्रीटमेंट तो होता है नहीं, उनको आना आप ही के पास में है। दीपन पाचन, मांसपाचक, रसपाचक दोनों चीज देखिए, वो तो उसके है। साथ में आप उसका बस्ती वगैरह दीजिए। और दूसरा चीज वो लीन है, तो शायद ऐसे भी होता है कि कभी कभी मस्कुलेचर स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल बैठता है। उसका हेतु क्या है वो निकाल के फिर उनको कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह दीजिए, जो भी एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस है या लॉन्ग ब्रीदिंग है। लेकिन पेशेंट ने सुनना चाहिए, बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हर्निया ही ऐसी चीज है कि जितनी बार हर्नियोग्राफी हर्नियोप्लास्टी होती है उतनी बार एब्डोमेन का जो अपना पेरिटोनियल लेयर है या मस्कुलर लेयर है ये वीक होते जाता है। तो इसकी वजह से वो बहुत समझा के काउंसलिंग करके पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर कंटेंट मैम। इंपॉर्टेंट है और पूरी तरह से आ रहे हैं तो प्लीज डोंट टेक द रिस्क। बेस्ट वे ही कैन गो फॉर हर्नियोग्राफी और प्लास्टिक। हाँ, वो तो उनका हो रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे मान लो इन्ग्वायनल हर्निया ऑपरेट हो जा रहा है, तो क्योंकि हाँ पेशेंट हाँ। के साथ में एक और प्रॉब्लम है, आयुर्वेद में कुछ दवा ववा नहीं खाना, बस डाइट वेट बता दो, और बस यही सारी चीजें हैं। तो मैं ये पूछ रही थी, ऐसे पेशेंट का ऑपरेट होने के कितने दिन बाद मात्रा बस्ती करना सेफ रहता है? ऐसा कुछ नहीं मैम, आप उसको जो है अभी कुछ गूगल वगैरह कल्पनाएं कुछ वात के ऊपर दे दीजिए, अवष्टम्भना हो ऐसे अनुलोम कुछ अच्छी चीज दीजिए ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑल्सो। क्योंकि जब वो ऑपरेट होगा उसको एंटीबायोटिक दिया जाएगा, उसके 10-15 दिन तो बहुत मुश्किल से जाने से रहे, तो आप उसको पैरेलल लाइन दीजिए। और जब उसका 7 दिन हो जाता है सर्जरी के बाद में, आप मात्रा बस्ती दे सकते हैं। बस सर्जरी के बाद में सब कुछ अनइवेंटफुल है, एक बार वो वहां से डिस्चार्ज ले ले, डिस्चार्ज के बाद में अपने रेगुलर डाइट पे जब आता है रूटीन में, तब उसको कोई तकलीफ नहीं है ना। वो चीज देख के आप एक 10 दिन 14 दिन में आप बस्ती शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप मात्रा बस्ती ही दे रहे हैं ना। हाँ जी, है हाँ ना? जी। क्योंकि स्नेहन आप तुरंत कर सकेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन यू नीड टू सी दैट व्हाट ही इज अंडरगोइंग विच एंटीबायोटिक, उनका पोस्ट ऑपरेटिवली कैसे है। अनइवेंटफुल होना चाहिए, बिकॉज एलोपैथी का कॉम्प्लिकेशन करे और आयुर्वेद को नाम रखे, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, आप ऐसा तब तो तक क्योंकि इंटरनल मैंने मेडिसिन वगैरह नहीं दी है, इसीलिए मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर एक बार आपका नहीं ऑपरेट नहीं, हो जाने दो, आप फिर उल्टा देखेंगे। अभी ऑपरेटिव के बाद में आप शमन चिकित्सा पे ज्यादा ध्यान दीजिए मैम। जब उनका हीलिंग हो जाएगा तो, क्योंकि एलोपैथ लोग उस पे एकदम बैठे ही रहते कि आयुर्वेद से क्या गलती हो रहा है, आप शमन चिकित्सा दीजिए जिसकी वजह से उनके हीलिंग में फायदा हो, उनका अनुलोमन अच्छे से हो, उनका दीपन पाचन अच्छे से रहे, ऐसी चीज दीजिए। और उनको बोलिए कि 2 हफ्ते तक हम जो आपके सर्जरी के बाद में जो है ऑब्जर्व करेंगे, आप फॉलोअप के लिए यहाँ पे भी आइए। और फिर जब आपको लगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो उनका सब कुछ अनइवेंटफुल है, फिर आप मात्रा बस्ती शुरू करिए। अभी जब सर्जरी इंटरवेन होता है ना मैम, उस वक्त में कभी भी अपना पंचकर्म कभी नहीं करना चाहिए। नहीं मैम, अभी हाँ, नहीं अब करना है मेरे को, वो तो है कि देखो अभी पोस्ट तो पोस्ट करना ही नहीं है। शमन और चिकित्सा वो दीजिए ना भी, मैडम। हाँ नहीं, अब शमन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट एक लग्जेटिव के अलावा कुछ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसका शुरू से ही है। अदरवाइज मेडिसिन चली होती तो बहुत फर्क पड़ गया होता है, बहुत सारी चीजें। तो कुछ मैडम लोग का ऐसे होता है जिद्दी माइंड। पेशेंट अगर है ना,
ऐसे हाँ। जिद्दी पेशेंट को आपने पूरी तरह से समय अग्नि पे भी काम करना, सिर्फ लेग्जेटिव की आदत एलोपैथी वालों ने लगाई होती है, और बड़ी हाँ। अंतड़ियां वीक वीक होके जो भी है एनुअल स्ट्रक्चर और यहाँ तक पूरी तकलीफ हो जाती है। इट्स हाँ बेटर जी, दैट यू काउंसिल हिम, और आप उसको जो है कि हाँ ठीक है आपकी बस्ती तक आपको ये लेना ही है, उसको क्यों बता रहे आप हम क्या दे रहे हैं और क्या नहीं। ही हैज टू टेक इट, ही हैज टू टेक इट, जिसकी वजह से उसका हीलिंग अच्छा होगा। क्योंकि अभी जब वो कॉन्स्टिपेशन में था, उसको हर्निया तक उसकी कंडीशन आई है, जब वो सर्जरी करेंगे वो डबल कॉन्स्टिपेशन में जाएगा मैम, बिकॉज वी विल बी गिवन एंटीबायोटिक। हर्नियोग्राफी हर्नियोप्लास्टी में पूरा स्ट्रैंगुलेशन वगैरह निकालते वक्त में पूरी अतड़ियों को ये करना पड़ता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मैंने सर्जरी, बिकॉज आई वाज वेरी गुड इनटू सर्जरी, तो ये सारी सर्जरीज देखी हुई है। सो आई नो कि जब ये पूरा हैंडलिंग होता है तो सर्जरी के बाद में काफी कुछ चीजें कॉम्प्लिकेशन में जाने से बहुत अच्छा उनको ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, और सब कुछ जब ठीक हो जाता है उसके बाद में हाथ लगाइएगा पेशेंट, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, नहीं ऑपरेटिव मैम, नहीं वो है। तो मेरा डिसाइडेड है। मैंने उनको 15 डेज बोल दिया था, बट मैंने खुद भी सोचा था कि नहीं, एक प्रॉपर हीलिंग बाहर से और अंदर से इन दोनों, जब तक वो नहीं, उनका सर्जन भी बोल ऐसे देता है या पेशेंट को एवरीथिंग इज ओके। ऐसे पेशेंट को नाभि पूरण बहुत अच्छा फायदा देता है। ऐसे पेशेंट को भ्रुष्ट हरितकी या फिर जिसे बोलते हैं कि मृदुसारिणी, ऐसी चीजें बहुत अच्छी फायदा देती है। दूसरा चीज, जब वो सर्जरी करे तब भी उसका बेसिक क्या रहता है कि आप उसको देखेंगे तो वो सीवियरली एनीमिक कम से कम होगा, कुछ ना कुछ उसकी पैरामीटर्स चेंज हो गए, वो चीज को कवर करके फिर हर्नियोग्राफी हर्नियोप्लास्टी कर दिया और पेशेंट ठीक हो गया, ऐसे कभी नहीं होता है। उसके अंदर सहनन कितना है, कितनी उसकी कैपेसिटी है हीलिंग की, उस चीज को भी कवर देना पड़ता है। अपना सूक्ष्म त्रिफला गंधक रसायन एज एन एंटीबायोटिक बिफोर हैंड आप उसको कवर दे सकते हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि जब स्ट्रैंगुलेशन और ये अगर इन्वॉल्व होता है, अतड़ियां अगर इन्वॉल्व होती है हर्निया में, तो उसको हटाते वक्त में देर आर लॉट ऑफ डर रहता है एनास्टोमोसिस का या बाकी की चीजों का। ये उसको एलोपैथ वाले लोग बताएंगे नहीं। अगर आपसे उसका रिलेशन है तो आप उसको कम से कम जो है दीपन पाचन और एक अच्छा संसन, ये 3 चीजें देके उसको मेंटेनेंस पे रखिए, तभी वो पेशेंट बचेगा कुछ अच्छे से, नहीं तो आएगा हाँ, कॉम्प्लिकेशन के साथ में, फिर आप कुछ नहीं कर मैं हमारे यहाँ खुद ही पाएंगे। रोका हुआ था मैम, उनका 2-3 साल बाद फिर से अम्बिलिकल हर्निया था, फिर से ऑपरेट हुआ था। और अभी भी मतलब उनका तो एब्डोमिनल गर्थ बहुत ज्यादा था, सिटिंग जॉब था। उनके केस की बात अलग है, बट ये पेशेंट लीन एंड थीन है, सीनियर सिटीजन है, तो लेकिन वही है, स्ट्रेसफुल लाइफ रही है, टारगेट वाली जॉब रही है, सारी चीजें। तो मेन तो उसमें स्ट्रेस ही नजर आया, और सारी चीजें थोड़ा सा और भी रहती हैं कि जैसे घर घर से नहीं रहना, बाहर का खाना पीना, ये सब वजह थी। एज कितना है मैम? एज होगी 64 के है। 64। आप अच्छे से काउंसिल करिए और उसको दीजिए, क्योंकि काफी लीन है तो बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है वो। ओके। कॉम्प्लिकेशन में ना जाए इसके लिए दे सकते हैं आप। और दूसरा, वो बोलेगा लैक्सेटिव दे और हम उसको लैक्सेटिव दे, ऐसे बिल्कुल कभी नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, हमेशा अपनी मैंने उनको बोल भी दिया रिलक्टेंट। था, मुझे पता था पेशेंट 4 दवाएं नहीं लेगा, तो मैंने उनको बोला था कि मैं आपके लिए पर्टिकुलर मेडिसिन बनाऊंगी, तो मेरे को था कि मैं ऐसी मेडिसिन बना कर दूंगी जो दीपन पाचन और लोमन तीनों का काम एक साथ करे। एटलीस्ट उतना तो एक वो लेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में रहेगा कि ये लग्जेटिव है, पर उतना तो करना ही करना है, ये मैंने सोच कर रखा था। मैंने कहा एक बार, क्योंकि सर्जरी वर्जरी आप केसेस ज्यादा देखते हो, तो मैंने कहा एक बार आपकी भी ओपिनियन ले लो। नहीं मैम, ये होती है सर्जरी, लेकिन अगर आप उनका रिपोर्ट भेजेंगे तो मैं बता सकती हूँ। काफी बार क्या रहता है ना, अगर कंटेंट जो है उसके अंदर कंटेंट क्या है, मतलब बाकी की कॉर्ड्स वॉर्ड्स नहीं चाहिए, या डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है, या कोई चीज बाकी कोई आर्टरी वेन ऐसे तो नहीं फंसी है। काफी बार क्या रहता है कि लूप बन जाता है, तो जो डायरेक्ट हर्निया है या इनडायरेक्ट हर्निया, उसके काफी सारे डूज डोंट्स रहते हैं। क्योंकि मैं सर्जरी कब असिस्ट करती थी मैडम, 30 साल पहले, जब मैं यूजी में थी तब। लेकिन बहुत क्लासिकल ये रहता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज में, मतलब इतना हैंडलिंग रहता है तब डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो सारी आंत बाहर निकालनी है, फिर वो स्ट्रैंगुलेशन या कुछ अगर लूप है वो खोलना है। इन सारी चीजों में काफी बार क्या हो जाता है कि कभी कोई ब्लीडर फूट जाता है, फिर उसका लाइगेशन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज में पेशेंट का सर्जरी इतना आसान ये नहीं रहता है, अगर पेशेंट के कंटेंट पता चल जाते हैं तो। और अगर नॉर्मल वाला जो हर्नियोग्राफी वगैरह है वो बहुत छोटा रहता है, बहुत माइनर वो सर्जरी रहता है, लेप्रोस्कोपी वाला ही मतलब करेंगे मैम, उनको पेशेंट को उन्होंने बोला है। वही वही वही। ठीक है, ठीक है मैम, मैं रिपोर्ट आपको भेजती हूँ, मैम ग्रुप में शेयर करती हूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। वैद्य कहते हैं सर, आपने अपना माइक अनम्यूट किया, कुछ बोलना चाहते हैं सर? डिस्कनेक्ट। हाँ जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे हिसाब से नेटवर्क इशू है क्या आपका?
और किसी को कुछ शेयर करना हो अपनी सक्सेस स्टोरी या कुछ भी बोलना प्लीज बोलो। प्रणाम मैम। महावीर जी। हाँ जी सर, प्रणाम सर, बोले सर। प्रणाम। मुझे अमिता मैम से बात करना था। एक हाँ सर, पेशेंट बात मेरे करो पास था, प्लीज, तो मैम उसके तो बाद है, बात करें। प्रणाम मैम। मैम एक पेशेंट है मेरे पास, मेल पेशेंट 53 ईयर ओल्ड लेडी है, आज ही आया था। तो मैम उसको कंप्लेंट था कि उसकी ना कफ था उसको, और कफ में ब्लड आया हुआ था, और ये उसका प्रॉब्लम 2 महीने से ऑलमोस्ट चल रहा है। हेलो मैम, सुन रहे हैं? हेलो, कंप्लेंट क्या बताई सर आपने? आ रही है, प्लीज बोले, मैम हाँ सुन रही डॉक्टर है। 83 एज है मैम, 83। और कंप्लेन मैम उसका कफ है, कफ में ना ब्लड आता है पेशेंट को। और अब उसने टेस्ट करवाया तो उसमें एडिनोकार्सिनोमा निकला मैम। तो मुझे ये एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग। अच्छा कौन? अच्छा, किसी के तो भी ये ओके बात। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैम। सर बोले, आपकी आवाज आ। हाँ मैम, ये कहने के पेशेंट को मैं इसको लूं या नहीं लूं, पहली बात तो मुझे यही कंफर्म करना था। सर ये पेशेंट बिल्कुल लीजिए आप। जागीर सर आप कहाँ से हैं? मैं 80 हरियाणा से हूँ, कुरुक्षेत्र से। हाँ जी 83 है, 83 हाँ है। वही पेशेंट का एज काफी है, और इस एज में अगर उसको हेपेटाइटिस वगैरह होने के बाद में एडिनोकार्सिनोमा पता चला है, तो ये केस आप ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दिस वोंट बी ट्रीटेड विद सर्जरी और केमो रेडियोथेरेपी, क्योंकि पेशेंट के साथ में उतना टाइम और एज भी उनका सपोर्टिव नहीं है। तो आप उनके लक्षण पूरी तरह से देखिए कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं उसको कफ का अगर संप्राप्ति है, कफ निकलता होगा, तो पुरानी चीज में निकालिए कि कहीं अवष्टम्भ तो नहीं था। दूसरा चीज, उसकी क्लेदक कफ की दृष्टि है क्या, ग्रहणी दृष्टि है क्या? अगर ग्रहणी दृष्टि और क्लेदक कफ की दृष्टि है जिसकी वजह से कफ निकलता होगा, भले हमें संप्राप्ति लंग्स का एडिनोकार्सिनोमा है, यू वेरी वेल नो कि इस एज में एडिनोकार्सिनोमा विद लंग्स मतलब एयर एंट्री काफी कम हो जाएगी, तो हमें उसकी रेस्पिरेशन कैसी है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहीं नहीं है ना, वो जिसे बोलते कि लेटने के बाद में उसका सांस वांस फूलना है, तो आपको पहले वो चिकित्सा करनी पड़ेगी जहाँ पे तिर्यक रक्तपित्त की चिकित्सा होती है, वैसी रक्तपित्त की वासा आपको यूज करना पड़ेगा, रक्तपाचक घन यूज करना पड़ेगा। उसके साथ में पेशेंट का जो भी शिवन है उस चीज को एक करके उसका टेस्टिंग कराइए। दूसरा चीज उसका साथ में प्लूरल फ्लूइड है उसमें। हाँ जी सर, तो ये अगर प्लूरल फ्लूइड वगैरह है तो ये पेशेंट मेटास्टैटिक फेज में भी हो सकती है, बिकॉज जब भी क्लेद जन्य संप्राप्ति रहती है, वो भी कफ का ही स्थान है, दृष्टि भी कफ की है, तो इसका हमेशा संबंध आपकी जो आमाशयगत संप्राप्ति है, आमाशय पूरी तरह से प्रदुष्ट होगा उनका, पूरी तरह से आप उनके हेतु निकालिए, उसका लेबल भूल जाइए। बिलीव मी, अगर आपने उसकी जो भी पेट स्कैन वगैरह जो भी उसके रिलेटिव है उनको अगर आपने पॉजिटिव लिया, उनको काउंसिल किया, आप बहुत अच्छी तरह से मेंटेनेंस दे सकते हैं। What is treatment of cancer into allopathy? I don't know. I have studied and everybody knows it. But अगर आप उसको लाइफ प्रोलॉन्ग करने का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में दे सकते हैं, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है अपने पास में, बट आपने सॉर्टिंग आउट कर लीजिए। जैसे मैंने बताया कि अगर क्रिटिकलनेस उनकी लंग्स की एल्वेलायर फंक्शन, अगर प्लूरेसी है, प्लूरल इफ्यूजन वगैरह है, तो उसकी सांस वास का बहुत ज्यादा तकलीफ होता होगा। तो आप ये देखिए कि क्या आप उसको इमीडिएटली आप शोधन तो दे ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपने उसको मृदु अनुलोमन दिया तो काफी बार क्या रहता है, आमाशयगत संप्राप्ति कम हो जाती है, जो कफ है अगर वो अलिप्त नहीं रहेगा तो वो भी निकल आता है। दीपन पाचन अच्छे से दीजिए, मेदोपाचक दीजिए, आमाशय के ऊपर काम करने वाले जितने भी कफ के ऊपर काम करने वाले वैसे दीपन पाचन दीजिए, जो त्रिकटु युक्त ज्यादा ना हो, उष्ण वीर्यात्मक ज्यादा ना हो, क्योंकि उनकी संप्राप्ति अभी रक्तजन्य है, मतलब द ब्लड वेसल्स आर इन्वॉल्व इनटू इट, और एडिनोकार्सिनोमा तो बहुत फ्रेजाइल रहता है इस एज में। तो ऐसे वक्त में आप जिसे बोलते हैं मृदु, जो दाढ़ी मास्टक है, जो ब्रूहण भी करे, दीपन भी करे, एचबी भी बढ़ाए, नवाया स्लो दे, कैल्सिफिकेशन भी बना हुआ है लंग्स में। सर मैं इसी केस को बहुत अलग तरीके से हैंडल करती हूँ। आप है ना पूरी तरह से एक केस ये करके जिसे बोलते कि कौन सा हेतु है, क्या है, ये करके जितना अर्जेंट लेवल पे आप इसको शुरू, सबसे पहले दीपन पाचन शुरू करके उनका कफ कम करिए, और प्लूरल इफ्यूजन को अगर आपको कम करना है तो हरिद्रा खंड पाक उनके खानपान में जाने दीजिए, और सूक्ष्म त्रिफला गंधक रसायन जो भी हमारा कैशोर गुगुल है,
कांचनार गुगुल है, क्योंकि आप बोल रहे कैल्सिफिकेशन है, इसका मतलब जी मैम। जो हमारा अस्थिव का विमार्ग गमन हम जिसे बोलते हैं, तो अस्थि कहीं ना कहीं मेद, अस्थि सारे धातु पूरी तरह से अस्थि पाचक मैम चलेगा इसमें कलुषित हुए। साथ? अस्थि पाचक ला सकते हैं मेरे साथ? सर इसीलिए मैंने बोला ना कि सीक्वेंस जो है ना, आप पूरी तरह से इसका संप्राप्ति कैसे लगाते, कैसे, बिकॉज 84 एज है, कहीं ना कहीं 10 साल पहले से संप्राप्ति इसका घटित हो रहा होगा। बट अभी क्या है कि वी हैव टू मेक हर सर्वाइव, प्लूरल इफ्यूजन अर्ली इसमें कम करना है। आप उनका WBC काउंट देखिए कितना ज्यादा है। बुखार कहीं पे संतत ज्वर या सतत ज्वर होगा तो आपको मार्गदर्शन के साथ में बाकी का चीज वर्णमालिनी वसंत चलाना होगा, जिसकी वजह से उनका एनर्जी कम ना हो। तो ऐसी चीजें उसके साथ साथ में दीजिए, रसपाचक, रक्तपाचक, अस्थिपाचक सब चल सकता है सर उस पे। बट ठीक है मैम, अभी तो पेशेंट की मैं हिस्ट्री लेता हूँ, हिस्ट्री लेकर ना फिर उसका डिस्कस करूंगा मैम। प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए। कनकासो बहुत अच्छा चलेगा जब भी आपका प्लूरल इफ्यूजन हो, ये है। और दूसरा चीज एक श्वासोनील करके आता है अर्कशाला कंपनी का, बहुत सुंदर रिजल्ट देता है वो लक्स पे। बट एडिनोकार्सिनोमा के साथ में उसके मार्कर्स और उसके बाकी के स्कैन भी करा लीजिए, ताकि आयुर्वेद को कोई नाम ना रखे। वी शुड हैव ऑल द थिंग्स इनटू आवर हैंड। ओके जी मैम, बहुत क्लासिकल रिजल्ट मिलता है सर, बस फास्ट मैम मुझे एक्चुअली मैंने कभी इस तरह के पेशेंट कभी हैंडल नहीं किया, तो मैम अरे कुछ नहीं सर, बहुत अच्छे से करेंगे। आप मुझे बॉदर कर सकते हैं एनी टाइम। लेकिन ये देख सर, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन आप ये देखिएगा कि दीपन पाचन, कंटिन्यूस दीपन पाचन रहना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप उनको पानी दे रहे हैं तो वो भी मुस्ता सिद्ध या पंचकुल सिद्ध दीजिए, जिसकी वजह से उसका किसी भी वजह से दो चीजों का पैरामीटर है, व्हेन इट इज एडिनोकार्सिनोमा, व्हेन देयर इज प्लूरल इफ्यूजन। तो मैं सबसे पहले मानारायण तेल और एरंड तेल जो है, जहां कहीं भी हमारा वो आशय है, उस आशय को अलिप्त कर दीजिए, जिसकी वजह से वात प्रकोप ना हो। मतलब अगर अपना जठर है, जठर जन्य संप्राप्ति अंदर जो भी हमारे कोष्ठांग है, उनको अगर आपने एरंड तेल का आवरण दे दिया तो वहां पे वात का प्रकोप नहीं होता। लेकिन अगर ऊरगत है, अमाशयगत है, ऊपरी हिस्से में, तो आपको मानारायण तेल का जो भी आच्छादन देना है, गर्म पानी का सिकाई करना है। तो आप नाड़ी स्वेदन दे सकते हैं जिसमें निर्गुंडी पत्र या एरंड पत्र रहे, जिसकी वजह से उसके स्वेदन में हल्के हल्के से पिघले। लेकिन इट इज लिटिल बिट अ क्रिटिकल केस, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से सामने रखिए। एंड यू कैन बॉदर मी एनी टाइम, नॉट एन इशू। बट लीजिए ये केस, आप ही रिजल्ट दे सकते हैं, एलोपैथ में कोई रिजल्ट नहीं है। जी थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी और किसी वैद्य को कोई अपना डाउट क्लियर करना है या कोई केस शेयर करना हो तो कृपया करिए। किसी को पूछना है कुछ? किसी को कुछ शेयर करना है, पूछना है तो प्लीज बोले। आरती मैम आई है क्या? आरती मैम, आज आप PCOD के बारे में कुछ पूछ रही थी, नहीं है? कोई अगर अपना कुछ नहीं शेयर कर रहा तो कोई अपना, अंजना मैम अपनी कुछ बताइए, सक्सेस स्टोरी वगैरह ही शेयर करिए। अंजना मैम से मुझे बात करनी है। अंजना मैम अगर आप हैं तो प्लीज आइए मैम, अनम्यूट करिए। हाँ अंजना मैम तो है। अंजना मैम प्लीज कुछ बताएं प्लीज। मैम अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं क्या? हेलो। हाँ जी मैम प्रणाम। हाँ प्रणाम। आप बताओ क्या हाल चाल है सबका, क्या हुआ बताइए। आप कुछ बताएं मैम प्लीज। मैम मुझे कुछ पूछना है। पूछिए 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 मैडम। हाँ, मैं असल में मेरे पास आज एक पेशेंट आई थी, और वो जो पेशेंट थी वो अभी उसकी नई नई शादी हुई है, और तो प्रॉब्लम ये है कि जब से उसको मेनार्के हुआ था तब से उसको पीरियड्स इरेगुलर ही था। तो उसको 3-3 4-4 महीने ही उसको पीरियड्स आता नहीं था। फिर उसके बाद उसकी शादी हो गई तो उसके बाद उसको फिर पीरियड 4 महीने तक नहीं आया। अभी 1.5 साल हुआ है शादी को। तो उसने जाकर के मतलब वहाँ गायनी को दिखाया, तो गायनी ने वो उसको नॉर्थस्टेरॉन वगैरह दे करके विड्रॉल ब्लीडिंग कराई। फिर उसके बाद 6 महीने के लिए शायद मेड्रोक्सी दिया था इंजेक्शन रेगुलर करने के लिए।
फिर उसके बाद उसको दोबारा से फिर वही प्रॉब्लम हो गई। तो वो मेरे पास आई तो सारे रिपोर्ट्स लेकर आई थी। उसका FSH 6 था, LH 11 था, TSH 3 था, प्रोलेक्टिन थोड़ा बढ़ा था 19 था, और पित्तज कफज प्रकृति की थी। अभी वो मेरे पास कंप्लेन लेकर के आई थी कि उसको 4 महीने से मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, और उसको क्या कहते हैं कि म्यूकस स्मेली डिस्चार्ज था परवेजाइनल एंड पेन एट इंटरशियस। और मैं परवेजाइनल कर नहीं पाई आज। मेरे यहाँ आज आया नहीं था सफाई करने वाला, तो मैं आज कर नहीं पाई, वरना मैं देखती इसके लिए, सर्वाइकल इरोजन के लिए। अभी मैम ये है कि उसका जो अल्ट्रासाउंड हमने कराया था उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस 7 थी, जो कि आज 5th डे ऑफ एम्स पे कराया था। तो वो अपने आप नॉर्थ स्टेरॉइड खा करके 5th डे ऑफ एमसी आई थी वो अल्ट्रासाउंड करा करके। तो उनके बायलेटरल ओवरी में जो मल्टीपल मतलब 15 से 18 स्मॉल फॉलिकल थे, और उनका साइज था 5 to 6 mm, और राइट ओवरी उनकी 15 की थी, और जो लेफ्ट ओवरी थी वो 15.2 की थी। और मेरे हिसाब से मैम वो पेशेंट जो थी वो पित्तज कफज प्रकृति की थी, और उसका हेतु था मैम कि वो जो लेडीज हैं उनके हस्बैंड जो हैं वो शायद नाइट ड्यूटी करते हैं, तो उनकी नींद इतनी ज्यादा है कि उनके हस्बैंड दरवाजा खटखटा के रह जाते हैं, वो जगती नहीं है। तो उसकी डर की वजह से वो जो है रात को 2 बजे उनके हस्बैंड आते हैं, तो वो जगती रहती हैं। रात को 2 बजे हस्बैंड आने के बाद वो सोती हैं, और फिर वो अगले दिन दोपहर को 2 बजे सो के उठती हैं। उसके बाद फिर वो नाश्ता वाश्ता करके शाम को 4 बजे उनका ब्रेकफास्ट होता है, और ब्रेकफास्ट में उनके पराठे हैं, पोहा है, दही वगैरह रहता है। और फिर उसके बाद कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, दिन में टाइम मिले तो सो लेती हैं, थोड़ा बहुत जुम्बा वुम्बा कर लेती हैं। और खाने पीने में ये तो इरेगुलरिटी है ही, हमेशा वो लोग वीकेंड पे बाहर जाते हैं तो उनका चाउमीन पिज्जा बर्गर चलता ही रहता है, और मंचकिंस टाइप के उनके हमेशा रहते ही हैं। तो मैम ये इतना कुछ था हेतु। अभी मैं इसको कैसे मैम, इसके लिए मुझे सजेस्ट करिए कैसे मैं इसमें प्रोसीड करूं। एक्चुअली मैडम सबसे बड़ी बात तो वही है ना, मिथ्याचार्य स्त्रीराम प्रदुष्टेन अर्थवेंच, जो हमारा योनि व्यापक है ना, उसमें साफ साफ उन्होंने बता ही दिया है। तो सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है ही है ये, और हमारे आचार्य ने तो बहुत पहले लिख दिया है मिथ्याचार। तो सबसे पहले जैसे अभी आपने खुद ही कहा, जब लाइफ स्टाइल ही ठीक नहीं है, रात को सोना है, जबकि वहाँ पे GnRH पल्सेटाइल जो होता है उसका जो सिक्रेशन, पल्सेटाइल सिक्रेशन जो होते हैं वो रात में ही होते हैं। अब इनका लाइफ स्टाइल इतना मतलब डिस्टर्ब है, और अगर कुछ इस तरह से वो अपना मैनेज करें कि हस्बैंड ठीक है आते हैं या उनको जाना ही है ड्यूटी पे, तो कुछ इस तरह की तारी चार्ज वगैरह रहे कि वो आए अपना लॉक खोले, या कुछ कंडीशंस इस तरह की हो कि नाइट में 10 बजे के बाद रात में सोना और सुबह 5 बजे तक उठना, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अगर इस तरह से नहीं कर पाएंगे तो हार्मोन के जो एक कहते हैं ना जो बायोलॉजिकल क्लॉक। जी मैम। मैम की आवाज चली गई शायद, किसी को आवाज आ रही है मैम की? नहीं नहीं नहीं। खैर ये सब जो मैम बता रही थी ना, ये सारा मैंने समझा दिया उसे, बायोलॉजिकल क्लॉक भी समझा दिया, ये वाला मैंने जो मैम ने दिया है ऑप्शन कि चाबी रख लो, ये सब कुछ मैंने कर दिया है, और सब कुछ मैंने समझा के उसको कल से उन्होंने योगा वगैरह सब बता दिया है। उसका वजन भी थोड़ा सा ज्यादा है, 5 फुट 5 इंच की है, तो उसका वजन शायद 67 kg है। तो अभी सब तो मैंने इतना किया है मैम। उस पे वजन पे भी काम करो, वजन पे काम करो। जैसे यप सत्तू है, यप सत्तू को बना के उसको त्रिफला चूर्ण के साथ दो, और त्रिफला चूर्ण का फांड बना के उसमें यप सत्तू मिला के दिन में 2 बार 3 बार दो। थोड़ा सा पंचतीर्थ घृत के साथ में थोड़ा दारक बद दो, उसको विरेचन। और मैम भूख उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, भूख और मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार में ही सारा पेट खाली हो जाता है, और भूख भी अच्छी, जब खाना खाने का भूख मन करता है तब भूख अच्छी से लगती है। श्रोत शुद्धि लेकिन उसके बाद भी करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा शुद्धि हम किससे, मृदु विरेचन मृदु द्रव्यों से करेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग से करेंगे? नहीं, हम मृदु से करेंगे, तो क्योंकि उसको जब उसको पहले से इतना अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो शोधन हमें सूक्ष्म लेवल पे जाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मिथ्याचार का तत्ता सेवन हुआ है रात में सोने के बाद। तो वहां पे हमें उसको, इसलिए हम जितना सिंपल देंगे, जैसे आरक पर सबसे मृदु विरेचक होता है इसलिए दिया जाता है वो, साथ में उसमें थोड़ा पंचतीर्थ मिला दीजिए, थोड़ा कुमारी या सब दीजिए। नहीं तो इसमें आपको अगर ज्यादा देना चाहते हैं तो थोड़ा इसमें आम पाचक करके सिरप आता है डाबर का,
और या फिर काल मेघा सब इस तरह से दीजिए। थोड़ा सा पहले वो कहना चाहिए ना, वो गृहिणी को थोड़ा शुद्ध करिए, और उसका नस्य चिकित्सा बहुत काम करेगी, लेकिन अब दोपहर को 2 बजे उठेंगे थोड़ी नस्य चिकित्सा हो पाएगी। नहीं अभी तो समझाया है मैंने, तो वो रेडी हो गई है करने के लिए। हाँ, उस पे पहले तो रेडी होने का मतलब है कि आप पहले उसकी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन उसकी जो लाइफ स्टाइल है पहले वो नॉर्मल शेड्यूल पे लेके आएंगी, तो उसके बाद वो अच्छे से वर्क करेगी। नाभि पूरण कर सकती है शतपुष्पा तेल से, सोते समय थोड़ा सा तल हृदय मर्म पे लगा सकती है शतपुष्पा तेल को। उसके अलावा जो है मेडिसिन में स्पेशली कुबेराक्ष आदि बटी दीजिए, यहाँ पे काम अच्छा काम करेगी। थोड़ा पुष्प धनुरस काम करेगा, और बाकी सब लोग बताते हैं थोड़ा सा लेखन देना पड़ेगा आपको, क्योंकि बीएमआई जो है इसकी थोड़ी सी ज्यादा जाएगी, जिस हिसाब से अभी आपने बताया हल्का ही है लेकिन थोड़ी ज्यादा जाएगी। और दूसरा ओम का जाप इनको ब्रह्म मुहूर्त में करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजों से क्या होगा, जब तक पल्सेटाइल सिक्रेशन ही प्रॉपर नहीं आएंगे रिलीजिंग हार्मोन के, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के, तब तक प्रॉब्लम इंक्रीज करती रहेगी। तो मैम हम जैसे कि इसमें हम वमय वातज पित्तज की ही चिकित्सा करनी है मेन फोकस, तो पहले हम इसमें बस्ती चिकित्सा देंगे, पहले वात को कंट्रोल करेंगे, देन हम विरेचन देंगे। क्यों कफज की क्यों नहीं करती हैं? आपको वातज पित्तज की क्यों करनी है? ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? नहीं ऐसा हो, कफज हाँ। की, नहीं कफज की तो करनी है, लेकिन जो अब दीपन पाचन से मुझे तो नहीं लग रहा मैम कि मतलब जैसे पीरियड्स के लिए बहुत परेशान रहती है, तो एक्चुअली कुछ तो मैडम हमें देना पड़ेगा ना। हाँ एक्चुअली मैडम सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि हमें सबसे ज्यादा जो काम करना है वो आर्तव्य स्रोतस पे कार्य करना है। और आर्तव्य स्रोतस का जो मूल आधार है, या योनि जो भी योनि व्यापक है, वो केवल मेन उसका कारण वायु बताया गया। तो अगर हम कोई भी आर्तव दृष्टि की बात करते हैं या किसी भी योनि व्यापक की बात करते हैं, तो उसका जो मुख्य आधार ही हमारा योनि व्यापक है या वायु है। तो जब तक वायु का अनुलोमन हम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और वायु के अनुलोमन के लिए ही आप चाहे मृदु विरेचक करेंगे, तो उसके बाद पित्त का भी थोड़ा विरेचन होगा, जो पित्त दूषित हुआ है उसका विरेचन होगा। और जब उनका विरेचन होगा तब हम शोधन कर पाएंगे, जो कफ का आवरण है, कफ के आवरण को हम जो है हटा पाएंगे। इसीलिए चिकित्सा कभी भी एक दोष की नहीं होती है, हमें त्रिदोषात्मक ही चिकित्सा का प्लान करना होता है। और हम इस तरह का जब हम प्लान करते हैं, जब हम उसमें घृत मिला रहे हैं, हम उसमें जो है आरगवत मिला रहे हैं, उसके साथ हम उसको आशा दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं त्रिदोषात्मक चिकित्सा ही हो रही है। उसके बाद हम नस्य दे रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसके मानसिक स्तर को भी कहना चाहिए स्टिमुलेट कर रहे हैं। और जो हमारी प्राण वायु है, वो प्राण वायु भी जो है कहीं ना कहीं शोधन करके अपने अपने मार्ग में जो हमारे दोष का आवरण हुआ है, उस आवरण को कहना चाहिए एक तरह से आवरण को समाप्त करके, और वो स्टिमुलेशन का काम करती है, कहीं ना कहीं हमारा एसपी एक्सिस को स्टिमुलेट करती है। तो ये सब चीजें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे पढ़ने वाली हैं, और सूक्ष्म स्तर पे इस पर काम किया जा भी रहा है। तो हमको आप ये मत कहिए कि हम पित्त पे काम कर रहे हैं, हम कफ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी अगर पीसीओडी की बात कर रही है तो वहाँ जरूरी है कि वो कफ का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही हुआ है, पित्त का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही हुआ है। क्योंकि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि तीनों दोष वहाँ पे सम्मिलित हैं उसमें, और तीनों दोष कहीं ना कहीं तो हुए हैं। तो मैम इन द सेंस कि आप कहना चाह रहे हो कि 1 महीने तक हम पहले इसको शमन चिकित्सा पे रख करके इसके आवरण को हटाते हैं और नस्य दे देते हैं, फिर मेरा उसके बाद मतलब मेरा मतलब होता है कि पहले हम क्या करते हैं ना, जो हमारा जो शोधन है, ठीक है, तो शोधन का मतलब ये होता है कि पेशेंट तुरंत तैयार नहीं होता, तो उसको हम शोधन कर सकते हैं। ये मैम वो तैयार कर है, ये तैयार हाँ, है, इसीलिए तो उसने फिर मुझे बोला हाँ, तो आप दीपन पाचन अच्छे से करिए, दीपन हाँ पाचन करने के बाद उसका अच्छे से विरेचन करिए, और उसके बाद बस्ती चिकित्सा करिए, नस्य चिकित्सा साथ में चलाइए। यही तो प्रोटोकॉल हम लोग करते हैं, क्योंकि पित्तधरा कला पे तो हमें सबसे पहले काम करना है। मैम। पित्तधरा अच्छा कला जो बताओ मैम, अगर इन केस अगर मैं उसका नेक्स्ट टाइम करती हूँ ना स्पेकुलम क्या एग्जामिनेशन, अगर उसमें सर्वाइकल इरोजन होगा तो फिर हम इससे कैसे डील करेंगे मैम? सर्वाइकल इरोजन अगर उसमें है, तो सर्वाइकल इरोजन अगर इरोजन बन रहा है तो आप स्थानीय क्योंकि चिकित्सा करिए। डिस्पेरियूनिया वो बोल रही थी मेरे को, ऐसे डिस्पेरियूनिया है उसमें। हाँ, डिस्पेरोनिया का कॉज केवल सर्वाइकल इरोजन ही नहीं होता ना, हाँ वायु ना, का वो है। हाँ, वायु का अगर प्रॉपर अनुलोमन नहीं होता है तो भी डिस्पेरोनिया होता है। आर्तव्य स्रोत का शोथ होता है तो भी डिस्पेरोनिया होता है। अगर कहीं भी किसी भी तरह की जो है कहना चाहिए इन्फेक्शन होता है तो भी डिस्पेरोनिया होता है। और अगर जी आपको लगता है कि वहाँ पे व्रण बना है, योनि व्रण बना है, इरोजन बना है, तो लेपन कराइए, प्रक्षालन कराइए, अच्छे से उसका शोधन कराइए, उसका तो वहाँ पे लेपन कराइए, योनि पूर्ण कराइए, मात्रावस्थी अलग से दीजिए, और उसके बाद नस्य दीजिए और मेडिसिन दीजिए, और इसको क्या
ठीक है मैम, अच्छा समझ में आ गया मैम, ठीक, थैंक यू मैम। और किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, हमारे पास समय कम है, तो आप अपना लास्ट क्वेश्चन पूछिए। किसको पूछना है? आदित्य सर, आपको कुछ पूछना है क्या? हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ जी, बोलिए। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है, बोलिए। मैम मैं एक्चुअली राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में हूँ। तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी लगभग 2-3 दिन पहले, 35 साल उम्र थी उसकी। वेट और बिल्ड उसका नॉर्मल था और बात पित्त प्रकृति थी उसकी। उसको एक्चुअली यूट्राइन प्रोलेप्स है, बाकी और उसको कोई परेशानी नहीं है। तो वो चिकित्सा के लिए मेरे पास आई थी, तो उसमें क्या दे सकते हैं मैम? सर आपको क्या लगा, कौन सी डिग्री वाला प्रोलेप्स है? मैम एक्चुअली मैंने इंस्पेक्ट तो नहीं किया, वहाँ पे कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तो मुझे तो लग रहा है लगभग 2nd डिग्री का, वो जैसा बता रही थी उस हिसाब से। ठीक है सर। मैम अंजना मैम गाइड करिए प्लीज सर को। मैम आप सुन पा रहे हैं? अंजना मैम। सर आई थिंक अंजना मैम चले गए क्या? ओके ओके। हाँ वो चली गई लग रहा है, चली गई है। सर इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर उसका वेजाइनल प्रोलेप्स है जी। तो अगर 2nd डिग्री है सर, तो वहाँ पे आप जैसे कि प्रक्षालन देना पड़ेगा आपको पंचवल्कल वगैरह से, क्योंकि वहाँ पे डिस्चार्ज वगैरह देख लीजिएगा सर, जी। है ना, कैसा डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज तो होता ही होता है, और फिर उसके जो है अपान वायु पे काम करना पड़ेगा। वहाँ पे जी। हम दशमूल क्वाथ वगैरह भी यूज करेंगे, है ना। ओके। और उसमें आप दीपन पाचन नहीं होता है ऐसे पेशेंट्स को, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो सर आपको उस पर काम करना पड़ेगा। भूख नहीं लगती तो ये तो करना ही पड़ेगा। और ठीक। उसके बाद उसको पेल्विक एक्सरसाइज बोलनी पड़ेगी। और जैसे कि उनको और भी अदर कॉज देखना पड़ेगा कि जैसे कि बार बार यूरिन तो नहीं हो रहा या कुछ हाँ। ऐसा, तो ये सब आपको पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी सर, उनके हेतु निकालने पड़ेंगे। और ओके हमारे ओके। किसी वैद्य को इसमें कुछ ऐड करना है तो कृपया ऐड करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मुस्काजी तेल का पीछू मैम। हाँ जी, मुस्कादी तेल सर पीछू मैडम ने ऐड किया सर। जी ओके ओके ओके, लेकिन थैंक सर यू। वो योनि धावन के बाद फिर पीछू करिएगा सर। और इसमें योनि धूपन भी अच्छा काम करेगा सर, गुग्गुल है, जौ है, राल है ना। ठीक है। और बाकी आप घृता भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रहणी कह रही हूँ, भूख अच्छी लगने के बाद आप इसमें ना चांगेरी घृता आदि वगैरह जो सिम्टम है उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। आप ओके प्रॉपर से हिस्ट्री ले लीजिए फिर बताइए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू और मैम। हमारे कोई वैद्य प्लीज ऐड करिए आप, मैम ने कितना अच्छा ऐड किया। कोई बोलना चाहेगा? अंजना मैम आप आ गए मैम। चलिए, हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ थोड़ा मैम। सा नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा, इसी बीच जी में मैम, कट ऑफ हो सर गया। का एक पेशेंट है, उसका 2nd डिग्री सर बता रहे यूट्रस प्रोलैप्स है, तो मैम उसमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए सर। ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री क्या है इसकी? सर बताइए। मैम एक्चुअली वो मैं ले नहीं पाया, वो लास्ट पेशेंट था, वो जल्दी में भी थी, उसकी ट्रेन छूट रही थी, तो बस मुझे इतना ही बताया उसने कि थोड़ा उसका यूट्राइन मतलब बच्चेदानी बाहर आ जाती है। बाकी मैंने सिम्टम वगैरह उससे पूछे ऐसे उससे। नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। ट्रीटमेंट प्रॉपर तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपर केस हिस्ट्री कर ओ, पाएंगे ना, ठीक है है ना। मैम। एक बार हाँ, क्योंकि तो सारे हेतु का निदान तभी, हेतु और निदान को जब आप जान पाएंगे तभी उसकी चिकित्सा हो पाएगी। ठीक है, अगली बार आती है तो प्रॉपर हाँ हिस्ट्री लेके। ठीक है। हाँ, अच्छे से हिस्ट्री लीजिए तो फिर उसके बाद उसको बताएं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैम, अब हम लोग संभाषा का एंड करते हैं। हाँ ठीक है, टाइम ऋषि मैम आप हैं तो संभाषा बंद करिए मैम। हाँ जी मैम, आप लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं सुन रही थी। थैंक यू मैम। थैंक यू आप सभी को अपना थैंक यू मंदाकिनी मैम। टाइम के लिए, स्पेशली अंजना मैम। थैंक यू सभी को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन।